हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे डिमांड फंक्शन के बारे में। इससे पहले हमने पढ़ा था डिमांड के बारे में, मार्केट डिमांड के बारे में और डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड या डिमांड को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स के बारे में। अब हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है डिमांड फंक्शन, और ये डिमांड फंक्शन जो है वो डिटर्मिनेंट से ही निकलता है। एक्चुअल में होता क्या है, डिमांड और डिमांड के फैक्टर्स के बीच में एक रिलेशन पाया जाता है, और ये रिलेशन एक फंक्शनल रिलेशन होता है जिसको हम डिमांड फंक्शन बोलते हैं। फंक्शनल रिलेशन का मतलब होता है जिसमें कॉज और इफेक्ट की रिलेशनशिप पाई जाए। यहाँ पे डिमांड के फैक्टर्स जो कॉजेज हैं और उसका इफेक्ट जो आ रहा है डिमांड पे, उनके बीच में रिलेशन की बात की जाती है। तो इन फैक्टर्स की वजह से डिमांड में जो चेंज होता है उसको हम डिमांड फंक्शन बोलते हैं। तो डिमांड फंक्शन भी दो टाइप का हो सकता है, एक इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन और दूसरा मार्केट डिमांड फंक्शन, क्योंकि हम डबल टाइप बात कर रहे हैं, इंडिविजुअल डिमांड की और मार्केट डिमांड की। तो सबसे पहले जो हमारा है वो इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन। इंडिविजुअल डिमांड में डिमांड और फैक्टर्स के बीच में जो रिलेशन है उसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, डिमांड इज इक्वल फंक्शनल रिलेशन ऑफ प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटिव गुड्स, इनकम ऑफ द कंज्यूमर एंड टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। तो ये हो गया आपका इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन, जिसमें हम इसके फैक्टर्स ले रहे हैं प्राइस, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम एंड टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। तो ये है आपका इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन। दूसरा आता है मार्केट डिमांड फंक्शन। मार्केट डिमांड फंक्शन में हम मार्केट डिमांड की बात करेंगे, तो इसके फैक्टर्स के हिसाब से देखते हैं तो ये आपका मार्केट डिमांड फंक्शन हो जाएगा, जिसमें बाकी मार्केट के फैक्टर्स आ जाएंगे, जैसे प्राइस ऑफ कमोडिटी तो है ही, इसके अलावा प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स भी साथ में रहेगा, इनकम भी रहेगा, टेस्ट एंड प्रेफरेंस भी रहेगा, और इसके बाद में आपका पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन के बाद में इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है, एडवर्टाइजमेंट है। ये सारे के सारे फैक्टर्स जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं, इनका और डिमांड का फंक्शनल रिलेशन जो है वो है मार्केट डिमांड फंक्शन। अब हमने बात कर ली डिमांड फंक्शन के बारे में। अब हम जो इम्पोर्टेंट बात करने जा रहे हैं वो है लॉ ऑफ डिमांड। डिमांड का के ऊपर भी इकोनॉमिक्स का एक लॉ अप्लाई होता है, वो लॉ क्या कहता है इसके बारे में हम बात करेंगे। इकोनॉमिक्स में एक बहुत ही सिंपल और बेसिक जो लॉ है वो है लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड में प्राइस और डिमांड के बीच इनवर्स रिलेशनशिप की बात की गई है। ये लॉ कहता है कि जैसे ही प्राइस इंक्रीज होती है वैसे ही डिमांड डिक्रीज होती है, और जैसे ही प्राइस डिक्रीज होती है वैसे ही डिमांड इंक्रीज होती है। तो ये डायरेक्शन को प्रेजेंट करता है कि प्राइस और डिमांड में कैसा रिलेशन है। तो यहाँ पे इनवर्स रिलेशन है। इसको अगर हम मार्शल के शब्दों में बात करें तो मार्शल की जो डेफिनेशन है वो इस प्रकार से है, द अमाउंट डिमांडेड इंक्रीजेज विद ए फॉल इन प्राइस एंड डिमिनिशेज विद ए राइज इन प्राइस। ये डेफिनेशन दी है मार्शल ने। या हम ये कह सकते हैं कि द लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए कमोडिटी इंक्रीजेज विद ए फॉल इन प्राइस एंड डिमिनिशेज व्हेन प्राइस इंक्रीजेज। तो ये है आपका लॉ ऑफ डिमांड जो प्राइस और डिमांड के इनवर्स रिलेशन को बताता है। अब लॉ ऑफ डिमांड तब अप्लाई होता है जब कुछ सर्टेन थिंग्स जब कांस्टेंट रहती है। यहाँ पे केवल और प्राइस और डिमांड की बात की गई है। हमें पता है कि डिमांड को कई सारे अलग फैक्टर भी अफेक्ट करते हैं, तो उन सारे फैक्टर को कांस्टेंट रखना है। तो वो कौन कौन से फैक्टर किन को कांस्टेंट रखना है उनके बारे में बात अजम्पशन में की जाती है। तो हम अभी पढ़ लेते हैं लॉ ऑफ डिमांड के अजम्पशन, कौन कौन से अजम्पशन है या कौन कौन से फैक्टर हैं जिनको कांस्टेंट रखना है। तो अजम्पशन में वो बाकी सारे के सारे फैक्टर जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं उन सबको कांस्टेंट रखना है। केवल और केवल प्राइस में चेंज होना चाहिए, बाकी सारे के सारे फैक्टर कांस्टेंट रहेंगे। तो इसमें हम नॉर्मली जो लेते हैं वो इस प्रकार से हैं, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर रिमेन अनचेंज्ड, देयर इज नो चेंज इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर्स,
प्राइसेज ऑफ द रिलेटेड गुड्स डू नॉट चेंज। यहाँ पे दोनों प्रकार की प्राइसेस की गुड्स की बात की जाएगी, उन गुड्स की प्राइसेस की बात की जाएगी। कॉम्प्लीमेंट्री और सब्सटीट्यूटरी गुड्स, दोनों प्रकार की गुड्स की प्राइस अनचेंज रहनी चाहिए। और कंज्यूमर डू नॉट एक्सपेक्ट एनी चेंज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इन नियर फ्यूचर, यानी कि कंज्यूमर के एक्सपेक्टेशन में भी किसी टाइप का चेंज नहीं होना चाहिए। सीधी सी बात यह है कि बाकी सारे के सारे फैक्टर प्राइस के अलावा कांस्टेंट रहेंगे, तब ये लॉ अप्लाई होगा। तो ये थे इसके अजम्पशन। अब बात आती है इस लॉ के एक्सप्लेनेशन की। अब इस लॉ को एक्सप्लेन करने के लिए हमें डिमांड के शेड्यूल और डिमांड के कर्व की बात करनी होगी। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डिमांड शेड्यूल की। तो डिमांड शेड्यूल की बात की जाए तो प्राइस और डिमांड के रिलेशन को प्रेजेंट करने वाली टेबल को हम डिमांड शेड्यूल कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें प्राइस और डिमांड की बात करनी है। और इस प्राइस और डिमांड को अगर हम टेबल के थ्रू प्रेजेंट करेंगे तो वो हो जाएगा आपका डिमांड शेड्यूल। अब यहाँ पर भी दो प्रकार के डिमांड शेड्यूल हो सकते हैं, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और मार्केट डिमांड शेड्यूल। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल की। तो यहाँ पे हम दो चीज़ें लेंगे, एक प्राइस और दूसरा हो गया आपकी डिमांड। अब इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं तो मान लीजिए एक कंज्यूमर की डिमांड की बात कर रहे हैं, तो ये प्राइस में बात कर रहा हूँ किसी भी कमोडिटी के, आप कुछ भी सपोज कर सकते हैं। सपोज कीजिए कि ये यहाँ पे बात हो रही है आइसक्रीम की। तो आइसक्रीम का प्राइस जब 1 रुपी है तब डिमांड क्या है, 2 रुपी है तब डिमांड क्या है, 3 रुपी है तब डिमांड क्या है, और 4 रुपी है तब डिमांड क्या है। 1 रुपी पे सपोज कीजिए डिमांड है 2, 1 रुपी पे सपोज कीजिए डिमांड है 4, 2 रुपी पे सपोज कीजिए 3, 3 पे 2 और 4 रुपी पे 1। ये आपको पता है, यहाँ पे हमने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा कि जैसे प्राइस इंक्रीज होती है, प्राइस 1 से इंक्रीज होके 2 होती है तो डिमांड 4 से डिक्रीज होके 3 हो जाती है। इनवर्स रिलेशन है, जैसे जैसे प्राइस बढ़ रही है वैसे वैसे डिमांड कम हो रही है। तो ये प्राइस और डिमांड का जो टेबल दिया गया है इसको हम बोलते हैं डिमांड शेड्यूल। तो ये इंडिविजुअल एक ही डिमांड है और ये एक ही प्राइस दी गई है, तो ये हो गया इसका इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। और अगर हम मार्केट के सारे कंज्यूमर्स की डिमांड को एक साथ मिला दें तो वो हो जाएगी मार्केट डिमांड। सपोज कीजिए हमारे पास इस मार्केट में केवल 2 ही कंज्यूमर है, दूसरा कंज्यूमर की डिमांड हम ले लेते हैं डिमांड ऑफ बी। तो डिमांड ऑफ बी इन्हीं गिवन प्राइसेस पे बी की डिमांड क्या हो सकती है, वो अलग अलग हो सकती है। मान लीजिए यहाँ पे उसकी डिमांड है 7, यहाँ पे है 5, यहाँ है 3, इधर 2। 1 रुपी प्राइस पे बी की डिमांड है 7, 2 रुपी पे 5, 3 रुपी पे 3, 4 रुपी पे 2। ये उसकी इंडिविजुअल डिमांड है। तो यहाँ पे ए की डिमांड भी इंडिविजुअल डिमांड है और बी की डिमांड भी इंडिविजुअल डिमांड है। अगर इस मार्केट के सारे कंज्यूमर, हमारे एग्जांपल में 2 ही कंज्यूमर है, इन दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो इसकी डिमांड जो होगी वो हो जाएगी मार्केट की डिमांड। तो डिमांड ऑफ मार्केट क्या हो जाएगा, इसी टेबल में देखते हैं। वन रुपी प्राइस पे 4 and 7 11, 3 and 5 8, 2 and 3 5, 1 and 2 3। तो ये मार्केट की डिमांड है। 1 रुपी प्राइस पे 11 यूनिट, 2 रुपी पे 8, 3 पे 5, 4 पे 3। और ये रिलेशन देखिए इनवर्स रिलेशन है, जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज हो रही है डिमांड डिक्रीज हो रही है। तो ये जब इसको हम टेबल से प्रेजेंट करते हैं तो ये होता है डिमांड शेड्यूल। और यहाँ पर हमने इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और इंडिविजुअल मार्केट डिमांड शेड्यूल दोनों की बात कर ली है। अब इसके बाद दूसरी चीज़ जो आती है वो है डिमांड कर्व। अब अगर इसको ग्राफिकली प्रेजेंट कर दिया जाए तो वो जो कर्व बनेगा उसको बोल देते हैं डिमांड कर्व। तो अब हम बात करेंगे डिमांड कर्व के बारे में, यानी कि इसको ग्राफिकली प्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले इंडिविजुअल डिमांड कर्व की हमारे एग्जांपल में हमने लिया था, अभी प्राइस ली थी और दूसरी तरफ डिमांड लिया था। तो इसका कर्व कैसे बनाते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले एक लाइन खींचेंगे,
एक्स एक्सेस के पैरेलल भी और वाई एक्सेस की पैरेलल भी, दोनों तरफ एक एक लाइन। तो एक्स एक्सेस के पैरेलल ये लाइन हो गई ओ एक्स और ये वाई की साइड ओ वाई। नीचे की साइड हमें लेनी है क्वांटिटी और ऊपर की साइड लेना है प्राइस। नॉर्मली हम नीचे की साइड इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेते हैं और ऊपर की साइड डिपेंडेंट वेरिएबल लेते हैं, लेकिन इस कर्व में उल्टा होता है। और ये उल्टा क्यों होता है इसका कोई खास रीजन नहीं है, क्योंकि फर्स्ट टाइम जो बनाया गया था तो मार्शल ने ऐसा बनाया था, ऐसा माना जाता है। और उन्होंने इसलिए बनाया था क्योंकि वो प्राइस डिटर्मिनेशन की बात कर रहे थे, वो उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे हमें जो है क्वांटिटी लेनी है और वाई एक्सिस पे हमें प्राइस लेनी है। तो हमारे पास एग्जाम्पल में क्वांटिटी थी जो थी मैक्सिमम 7 यूनिट थी, तो मैं यहाँ पे 1 1 के हिसाब से लिख देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 यूनिट। और इसी प्रकार हमारे पास प्राइस थी वो मैक्सिमम 4 रुपीज़ तक थी, तो ये भी 1 यूनिट के हिसाब से ले लेता हूँ। 1 2 3 4। तो पहला कॉम्बिनेशन हमारा था जब प्राइस थी 1 रुपी और डिमांड थी 4 यूनिट। दूसरा कॉम्बिनेशन था जब प्राइस थी 1 रुपी और डिमांड थी 4 यूनिट। तो यहाँ पे हमने दोनों को पहले नाम लिख देता हूँ, ये प्राइस थी और ये क्वांटिटी थी। 1 रुपी प्राइस पे डिमांड है 4 यूनिट, 2 रुपी पे 2 रुपी प्राइस पे डिमांड जो है वो है 3 यूनिट और 3 रुपी प्राइस पे डिमांड जो है वो 2 यूनिट और 4 रुपी प्राइस पे डिमांड जो है वो है 1 यूनिट। तो ये आपके जो डॉट मिलेंगे इनको अगर हम एक लाइन से मिला दें तो ये हो गया आपका डिमांड कर्व। इसको हम डी से डिनोट कर देते हैं। तो ये है आपका डिमांड कर्व। अब ये इंडिविजुअल केवल एक ही डिमांड की बात की गई है, तो ये इंडिविजुअल डिमांड कर्व है, तो हम इसको डिनोट कर देते हैं डी ए से। और अगर इसके अंदर हम मार्केट डिमांड कर्व बनाना चाहें तो मैं इसी डायग्राम को थोड़ा एक्सपेंड करके बना देता हूँ। इस एक्स एक्सिस को हम आगे तक एक्सपेंड करके ले चले जाते हैं और हमारी डिमांड के हिसाब से इसको बना देते हैं। 8 9 10 और ये 11 और ये एक्स एक्सिस। और मार्केट डिमांड के हमने जो कॉम्बिनेशन अभी अभी देखे थे, जब प्राइस आपकी थी 1 रुपी तब डिमांड थी 11 यूनिट्स। जब 2 रुपी प्राइस पे डिमांड 8 यूनिट, 3 पे डिमांड 5, प्राइस 1 रुपी देन डिमांड 3 यूनिट, प्राइस 4 रुपी देन डिमांड 3 यूनिट। तो ये हो गया। अब इन सारे पॉइंट्स को अगर हम मिला देते हैं तो ये आपका बन जाता है मार्केट डिमांड कर्व। इसको हम डी एम से प्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका मार्केट डिमांड कर्व। अब ये देखिए इंडिविजुअल डिमांड कर्व जो है डी ए या डी बी का भी डिमांड कर्व अगर हम बनाएंगे तो डी बी का डिमांड कर्व भी कुछ ऐसा बनेगा। आप प्रेजेंट कर सकते हो डाटा के हिसाब से। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो इंडिविजुअल डिमांड कर्व है वो थोड़े से स्टीपर है, जबकि मार्केट डिमांड कर्व जो है वो फ्लैटर है, क्योंकि ये इन दोनों का हॉरिजॉन्टल टोटल होता है। यहाँ पे देखिए ये इतना प्लस ये वाला पार्ट, ये इतना पार्ट और पहले वाला पार्ट इतना, इन दोनों को मिला दिया जाए तब जाके मार्केट डिमांड कर्व का पॉइंट यहाँ मिलता है। इसलिए यहाँ पे क्या होता है, प्राइस तो वो सेम रहती है, जबकि डिमांड जो होती है वो हॉरिजॉन्टल टोटल होता है, इसलिए ये फ्लैट हो जाता है।
ये थोड़ा सा एक्सपेंड होकर इसकी स्लोप ज़्यादा हो जाती है और कुछ इसमें फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये है आपका इंडिविजुअल डिमांड कर्व और मार्केट डिमांड कर्व। अब इसमें बात आती है स्लोप की, डिमांड कर्व की स्लोप कैसे डिसाइड होती है, तो अब हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल पे में एक डिमांड कर्व दिया हुआ है, इस डिमांड कर्व से हम इसकी स्लोप देखेंगे, स्लोप कैसे निकाली जाती है। तो स्लोप निकालने के लिए हम कोई एक पॉइंट लेंगे जहाँ पे हमें स्लोप निकालनी है। जैसे ये पॉइंट है डिमांड कर्व का पहले, जहाँ पे इस गिवन प्राइस पे ये डिमांड थी और फिर इसकी दूसरे पॉइंट पे ये डिमांड हो गई है। ये कोई पॉइंट ए हो सकता है, ये कोई पॉइंट बी हो सकता है। अब इस ए से बी की स्लोप निकालनी है। तो स्लोप निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल जो डिफरेंस होता है और वर्टिकल डिफरेंस होता है उसको डिवाइड कर देते हैं। तो ये क्या हो जाता है, हॉरिजॉन्टल डिफरेंस जो है वो है डेल्टा पी और वर्टिकल डिफरेंस जो है वो है डेल्टा क्यू। मैथमेटिकल हिसाब से इस डिमांड कर्व की स्लोप ऐसे निकाली जाती है। लेकिन जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि डिमांड कर्व में उल्टा लिखा जाता है, क्वांटिटी डिमांडेड नीचे की साइड, जबकि नॉर्मल सिचुएशन में हम जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो नीचे और डिपेंडेंट वेरिएबल ऊपर लिखते हैं। इसलिए इसको इन्वर्स कर दिया जाता है। इसको 1 से डिवाइड अगर हम करें 1 बाई ये करेंगे तो ये आपका हो जाएगा डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी। क्योंकि हमने इन्वर्स ही लिया है तो इन्वर्स ही स्लोप निकालेंगे, तो ये आपकी स्लोप हो जाएगी डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी। ये आपकी डिमांड कर्व की स्लोप है। ये स्लोप भी आपकी सिलेबस का पार्ट है। अब एक बात आती है कि ये स्लोप कैसी होती है, ये डाउनवर्ड स्लोप होती है। ये डाउनवर्ड स्लोप, ये देखिए पूरा का पूरा कर्व ऐसे नीचे की तरफ जा रहा है, इसको डाउनवर्ड स्लोप या नेगेटिव स्लोप भी बोला जाता है। और अगर यही कर्व ऊपर की साइड जाता तो इसको बोलते हैं हम पॉजिटिव स्लोप या अपवर्ड स्लोप। और डाउनवर्ड स्लोप कब होती है, जब दोनों वेरिएबल जो यहाँ पर लिए जा रहे हैं उनके बीच में इन्वर्स रिलेशन होगा, तो ये स्लोप जो होगी वो डाउनवर्ड होगी। अब यहाँ डिमांड कर्व की स्लोप डाउनवर्ड क्यों होती है, उसके कुछ रीजन दिए जाते हैं। तो सबसे पहला रीजन जो है वो है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पहला रीजन जो है उसके बारे में बात करें तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या कहता है कि धीरे धीरे जैसे जैसे आप कंजप्शन बढ़ाते हो तो उससे मिलने वाली यूटिलिटी धीरे धीरे कम हो जाती है और कंज्यूमर वहाँ पर इक्विलिब्रियम में होगा जहाँ पर उससे मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी और उसकी प्राइस दोनों एक दूसरे के इक्वल हो। अब सपोज कीजिए हमें लॉ ऑफ डिमांड करना है, तो लॉ ऑफ डिमांड प्राइस में चेंज की वजह से डिमांड में चेंज बताएगा, तो यहाँ पे हमें प्राइस में चेंज करना है। अब मैं ये कह रहा हूँ कि ये प्राइस है जो कम हो गई, तो लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि इससे क्या होगा, डिमांड ज़्यादा हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, इसका रीजन है ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। जैसे ये प्राइस कम होगी, ये जैसे ही कम होती है तो इससे मिलने वाली ये मार्जिनल यूटिलिटी ज़्यादा रहेगी। अब ज़्यादा रहेगी तो क्या होगा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में नहीं होगा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में वहाँ होगा जहाँ उसके प्राइस के इक्वल उसको मार्जिनल यूटिलिटी मिलती है। तो ऐसी सिचुएशन में वो उस कमोडिटी का प्रोडक्शन कंजप्शन बढ़ा देगा। कंजप्शन ही तो डिमांड से डिसाइड होता है, तो ये कंजप्शन बढ़ाएगा तो इसकी डिमांड बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब जैसे ही प्राइस डिक्रीज होगी डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। तो ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है जो लॉ ऑफ डिमांड का रीजन है, या इसकी वजह से लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई होता है और ये डिमांड का जो है वो नेगेटिव स्लोप का होता है। तो पहला रीजन ये हो गया। दूसरा रीजन है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। अब ये लगभग वैसा ही रूल है जिसमें ये कहता है कि कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम वहाँ होता है जहाँ MUX अपॉन PX इज इक्वल हो MUY अपॉन PY के। तो यहाँ पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होगा लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी के हिसाब से। तो इस रूल के हिसाब से भी अगर हम बात करें तो यहाँ पे या तो हम प्राइस बढ़ाएंगे या कम करेंगे। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि प्राइस को कम कर देते हैं, X की प्राइस को कम करते हैं तो डिमांड बढ़ जाएगी। ये कहता है लॉ ऑफ डिमांड। क्यों बढ़ जाएगी, इसका रीजन बताता हूँ। अब जैसे ही ये प्राइस कम होगी, यहाँ पे मैं प्राइस कम करने की बात कर रहा हूँ, जैसे ही ये प्राइस कम होगी, मान लीजिए ये प्राइस थी 5 रुपये, अब किसी नंबर को 5 से डिवाइड किया जा रहा था, अब ये कम होकर के 4 हो गया,
तो ये नंबर तो बड़ा हो जाएगा। अब जैसे ये मार्जिनल यूटिलिटी x का रेशियो और y के रेशियो से बड़ा हो जाता है तो इसकी कंजप्शन बढ़ेगा, इसका कंजप्शन बढ़ेगा, दैट मीन्स डिमांड बढ़ेगी। तो ये यहाँ से भी लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई होता है और इसकी वजह से इसकी नेगेटिव स्लोप होती है। तो इसके दो ये रीजन दिए जाते हैं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी और दूसरा है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। इसके अलावा इनकम इफेक्ट और सब्सटीट्यूशन इफेक्ट की भी बात की जाती है। इनकम इफेक्ट में क्या होता है, जैसे ही किसी कमोडिटी की प्राइस कम होगी तो उसकी रिलेटिव इनकम, उसकी है ना परचेजिंग पावर पेरिटी बढ़ जाएगी, कंपेरेटिवली इनकम बढ़ जाएगी। जैसे कोई कमोडिटी पहले 10 रुपये की आ रही थी और उसकी इनकम 100 रुपये थी तो वो 10 आइटम खरीद सकता था। अब वो कमोडिटी घट करके 5 रुपये की होगी, इनकम तो 100 रुपीज़ ही है उसकी, लेकिन उसकी परचेजिंग पावर पेरिटी बढ़ गई, वो अब 20 यूनिट्स खरीद सकता है। तो कंपेरेटिवली इनकम की बात करें तो वो इंक्रीज हो गई, और इनकम जब भी इंक्रीज होती है तो डिमांड इंक्रीज हो जाती है। तो प्राइस के डिक्रीज होने से डिमांड इंक्रीज हो गई, एक रीजन ये भी होता है। दूसरा सब्सटीट्यूशन इफेक्ट, जैसे ही उस कमोडिटी की प्राइस कम हुई तो क्या हुआ कि बाकी सारे प्रोडक्ट जो यूज़ किए जा रहे थे उनके बदले में ये सस्ता प्रोडक्ट यूज़ किया जाने लग गया। जैसे कॉफ़ी और चाय की बात कर रहे हैं, कुछ लोग चाय पीते हैं, कुछ कॉफ़ी पीते हैं। अब चाय की कुछ डिमांड थी, अब चाय का रेट जैसे ही कम हुआ तो जो लोग कॉफ़ी पीते थे उनको भी लगा कि यार चाय बहुत सस्ती है, हमें कॉफ़ी में पैसे लगाने की बजाय चाय पी लेनी चाहिए। तो कॉफ़ी की ऑटोमेटिक डिमांड बढ़ गई, यानी कि वो चाय की ऑटोमेटिक डिमांड बढ़ गई। वो लोग कॉफ़ी से चाय की तरफ आ गए, या उन्होंने कॉफ़ी की जगह चाय को सब्सटीट्यूट कर लिया। तो इस सब्सटीट्यूशन इफेक्ट की वजह से भी लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई होता है, या ये जो आपकी डिमांड का की स्लोप है जो नेगेटिव होती है। तो ये था आपका लॉ ऑफ डिमांड।